तो वेक्टर होने के लिए तीनों कंडीशन जरूरी है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, वेक्टर के लॉज को फॉलो करना है। स्केलर होने के लिए मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट, लेकिन देयर आर फ्यू क्वांटिटीज जिसमें कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन नहीं है तो सेंस ऑफ डायरेक्शन है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है, स्केलर है। एग्जाम्पल के लिए हीट है, करंट है, टाइम है। हीट हमेशा हाई टू लो टेम्परेचर, इसका सेंस ऑफ फ्लो होता है, यानी एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है इसका, कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा। और जूल और कैलोरी में हम लोग इसको मेजर करते हैं। सिमिलरली करंट है, करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, और इसका डायरेक्शन जो होता है ऑलवेज हाई टू लो पोटेंशियल। तो इससे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर। टाइम भी वैसा ही है, इसे भी मैग्नीट्यूड है एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन है इसके पास, सेंस ऑफ डायरेक्शन। कैसे सेंस ऑफ डायरेक्शन? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो टाइम बीत गया वो पास्ट है, पास्ट से प्रेजेंट के डायरेक्शन में जो अभी का टाइम है दैट इज प्रेजेंट। तो टाइम को एक सेंस ऑफ फ्लो होता है, पास्ट टू प्रेजेंट एंड प्रेजेंट टू फ्यूचर, तो इसे सेंस ऑफ डायरेक्शन। फिर भी ये सारी क्वांटिटीज स्केलर हैं, और भी क्वांटिटीज। तो ये जस्ट आपके समझने के लिए है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर है तो भी वो स्केलर हो सकता है, इसलिए वेक्टर होने के लिए तीसरा टर्म उसमें जोड़ना जरूरी है। मैग्नीट्यूड का यही मतलब है, दैट इज वाई ए बी वेक्टर हो, बी ए वेक्टर हो, माइनस ए बी हो, माइनस बी ए, सभी का वैल्यू इक्वल है, सभी का मैग्नीट्यूड एक बराबर। तो इसमें किसी आवर एम इज टू नो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये जानना चाहते हैं। फिर जानना चाहते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, ये दोनों चीजें हम लोग जानना चाहते हैं। ए और बी के बीच में कितना एंगल है एंड बी और ए के बीच में कितना एंगल है, इसकी जानकारी चाहिए। तो रूल क्या है कि जब कभी आपको एंगल डिसाइड करना है तो रूल है कि दोनों वेक्टर, जिन दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल पता करना है, सबसे पहले दोनों वेक्टर के टेल को एक जगह पे लाइए, ओरिजिन पे लाइए, ओरिजिन इज ओ, यहाँ पे लाइए। तो इस वेक्टर को उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे, वेक्टर ए का टेल यहाँ है तो वेक्टर ए ऐसा हो जाएगा, दिस इज वेक्टर ए। वेक्टर ए को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, वेक्टर बी का टेल यहाँ है तो इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे सो दैट कि वेक्टर बी का टेल यहाँ आ जाए, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे आ जाएगा। तो देखिए किया कुछ नहीं गया है, वेक्टर ए एंड बी दोनों को इस तरीके से शिफ्ट किया गया है कि दोनों का टेल ओरिजिन से कोइंसाइड कर जाए। ना इन दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पे आ गया, और ओरिजिनल डायग्राम में देखिए ये एंगल जो था ये थीटा था। तो जैसा आप मैथमेटिक्स में करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल आप मेजर करते हैं दैट बिकम्स पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जो भी एंगल मेजर करते हैं दैट इज पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जो भी एंगल मेजर करते हैं दैट इज नेगेटिव। सेम रूल यहाँ भी रहेगा, सेम रूल यहाँ भी है। तो ए और बी जाने के लिए ए और बी के बीच में एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ए और बी के बीच में ये भी है, यहाँ से यहाँ तक दिस इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, और इधर से जाएं तो ए और बी के बीच में दिस एंगल इज ऑल्सो देयर, दोनों एंगल्स हैं उसके बीच में। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो हम लोग को वही पता करना है कि ए और बी के बीच में एंगल कैसे डिसाइड होगा। तो इसको अच्छे से समझिए, ए और बी के बीच में एंगल चाहिए तो ए से स्टार्ट करेंगे और बी तक जाएंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल मिलेगा,
ए और बी ए से बी जाने का तरीका इधर से भी है, तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, ऐसा है। तो नाउ लेट अस सी, अगर ए से बी तक जाते हैं, यहां से जाते हैं ए यहाँ पे, तो इस लाइन से इस लाइन तक तो 180 डिग्री हो गया और ये थीटा, यानी दिस एंगल इज पाई प्लस थीटा और पॉजिटिव। कैसे? यहां से चल रहे हैं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ए से स्टार्ट किया और बी पे जाके स्टॉप हुआ, तो यहां से यहाँ थीटा और इस लाइन से फिर उसी लाइन पे आ गए तो पाई, और तो पाई प्लस थीटा। और अगर इधर से चले, यहां से ऐसे चले, यहां से बी तक पहुंचेगा, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री है और उसमें से थीटा माइनस हो जाएगा, तो पाई माइनस थीटा आएगा, और क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसीलिए निगेटिव, तो माइनस भी रहेगा और पाई माइनस थीटा भी रहेगा। तो ए से बी तक का ये एंगल पाई माइनस थीटा है, और निगेटिव साइन इसलिए लगाया कि क्लॉकवाइज नजर किया। आई थिंक सबको क्लियर होगा। इसमें दिक्कत है तो बताइए। मैं डायग्राम दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, देखिए। वेक्टर ए, पहले तो ये है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए को इस तरीके से शिफ्ट करना है। रूल क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को डिसाइड करने के लिए द टू वेक्टर्स शुड बी ज्वाइंट एट अ कॉमन पॉइंट विथ देयर टेल। कॉमन पॉइंट पे दोनों का टेल आ जाना चाहिए, देन ओनली वी कैन फाइनलाइज कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। तो देखिए, हम लोग सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले ए का टेल यहाँ लाएंगे, हेड अपने आप यहाँ पहुंच जाएगा, दिस इज वेक्टर ए। देन वेक्टर बी का टेल यहाँ है, उसको ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, दिस इज वेक्टर बी। एंड एंगल जैसा डायग्राम में दे रखा था वही एंगल रखेंगे, थीटा। अब हमें एंगल चाहिए बी एंड ए के बीच, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए। अगर इस डायरेक्शन में चलते हैं ऐसे, वी आर फॉलोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ सारा एंगल पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ सारा एंगल नेगेटिव। तो बी और ए के बीच एंगल चाहिए, तो बी से स्टार्ट करेंगे, ए पे जाएंगे, बी से स्टार्ट किया और ए पे गए, तो यहां से यहां तक यही एंगल हुआ पॉजिटिव। ये थीटा है, क्योंकि यहां से यहां तक पाई रेडियन होता है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, दैट इज वाई पाई माइनस थीटा पॉजिटिव हो गया। और अगर यहां से यहां जाएंगे ऐसे यहां से जाएंगे यहां तक, ए तक, तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट शुड बी नेगेटिव, तो यही, और ये थीटा, और तो पाई प्लस थीटा हो गया और नेगेटिव हो गया। तो ऑलवेज ट्राई टू डू साइमल्टेनियस रफ वर्क ऑल्सो। जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आप भी ड्रॉ करिए। जैसे हम लोग मैप में दिखाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसी तरह से वेक्टर का डायरेक्शन दिखाने के लिए जो यूज होता है टर्मिनोलॉजी। सपोज एनी वेक्टर ए इज लाइंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे ड्यू ईस्ट डायरेक्शन। वेक्टर ए इज लाइंग इन ड्यू ईस्ट डायरेक्शन, या इसी डायरेक्शन को हम लोग ईस्टवर्ड डायरेक्शन भी बोलते हैं। सपोज एनी वेक्टर बी इज लाइंग हियर एट एन एंगल थीटा, और ये एंगल अल्फा है, तो हम लोग इसके डायरेक्शन को बोलेंगे थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। वेक्टर बी का डायरेक्शन जो कहलाएगा थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ एंड ईस्ट इसलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बीच में है ये वेक्टर, और जिसके साथ ये एंगल अटैच होता है उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और अल्फा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, अल्फा डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा आपको रिवर बोट प्रॉब्लम्स वगैरह में मिला होगा कि अ बोट इज स्विमिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ और विंड इज ब्लोइंग इन अ डायरेक्शन 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इस तरीके का क्वेश्चन में रहता है मेंशन। तो आपको ये एंगल बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि किसके साथ बोल रहे हैं। In place of theta, we can also write 90 minus alpha. In
इन प्लेस ऑफ अल्फा वी कैन ऑल्सो राइट 90 माइनस, इस तरीके से बोला जा सकता है। सपोज वेक्टर सी इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो इस केस में वी कैन से ड्यू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और एंगल मेंशन नहीं किया। ड्यू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहने का मतलब ही है कि नॉर्थ वेस्ट का बाइसेक्टर है 45 डिग्री पे, तो कुछ भी कहने से काम चल जाएगा। नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे तो भी चल जाएगा, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोल देंगे, या 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोल देंगे, या नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोल देंगे, तो भी सेम मीनिंग हुआ। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं। जैसे किसी भी स्केलर क्वांटिटी 8 को 8 से आप डिवाइड कर दो तो 1 आ जाता है। बिल्कुल यूनिट वेक्टर उसी तरीके से डिफाइन किया गया है। किसी भी वेक्टर में मॉडुलस मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, तो जब आप वेक्टर p को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो मैग्नीट्यूड कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और सिर्फ डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बचा रहेगा। कोई वेक्टर अगर ए बी है, उसी के मैग्नीट्यूड ए बी से डिवाइड कर दीजिए, तो जो कुछ भी मिलता है उसको हम लोग ए बी कैप लिखते हैं। जहां भी इस तरह का सिंबल बना हो वो यूनिट वेक्टर का सिंबल हो। तो पी कैप हो या ए बी कैप हो या आर कैप हो या एन कैप हो, इन सबका मॉडुलस 1, इन सबका मॉडुलस 1। तो यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1। इसलिए फिजिक्स में देयर आर 3 वेल डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ईच अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। इससे फिजिक्स के सारे कैलकुलेशंस हो जाते हैं और सारा काम चल जाता है। तो ये 3 यूनिट वेक्टर से ही सारा काम हो जाता है। जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, और इसके डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेट। डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट एंड मैग्नीट्यूड 0। तो अभी हम आप ही लोगों से पूछेंगे, अगर कोई पार्टिकल इस रास्ते से गया तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, इस रास्ते से गया और यहाँ से घूम के फिर वापस आ गया, देन डिस्प्लेसमेंट इज 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए 0 वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो ऐसी जगहों पे हम लोग को 0 वेक्टर की जरूरत पड़ती है, इसलिए 0 वेक्टर का डेफिनेशन आपको बताया जाता है। देखिए, सपोज देयर इज अ वेक्टर p, दिस इज अ वेक्टर, वेक्टर p। इस वेक्टर का ये टेल हुआ और ये हेड हुआ, और एक दूसरा वेक्टर है इससे काफी दूरी पे, दैट इज वेक्टर q। इसका टेल यहाँ है, हेड यहाँ, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ऐसा है। और हम लोग को देखना यह है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p ऑन वेक्टर q, ये हम लोग समझना चाहते हैं कि क्या है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p वेक्टर q पे कंपोनेंट लेंगे p का कंपोनेंट q वेक्टर पे, q वेक्टर का कंपोनेंट भी p वेक्टर के ऊपर लिया जाता है, तरीका वही रहा है, तरीका नहीं बदलता है। तो रूल क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर का मतलब हुआ कि जिस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए p का चाहिए, तो p के एंड पॉइंट है, जिस वेक्टर पे कंपोनेंट निकालना है p के एंड पॉइंट से सेकेंड वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी, दोनों एंड पॉइंट्स। वेक्टर p का कंपोनेंट चाहिए तो p के एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया वेक्टर के ऊपर। तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर के बीच का डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p ऑन वेक्टर, यानी दोनों परपेंडिकुलर के बीच का जो सेपरेशन होता है, विड्थ होता है, उसी को हम लोग कंपोनेंट या प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर ही होती है, इजिली यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला ऐसे और यहाँ से डाला,
तो प्रोजेक्शन का मतलब हुआ लेंथ DE, दिस वन, एंड DE इज इक्वल टू AC बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, तो cos थीटा से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. cos थीटा इज बेस AC by length hypotenuse AB. AB is length of the vector P, so this is AC by P. इसीलिए AC की वैल्यू आ गई P cos थीटा, that is magnitude of vector P into cos थीटा. तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर P ऑन वेक्टर Q परपेंडिकुलर ड्रॉप करके कैलकुलेट किया जाता है और फिर cos थीटा का यूज करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इसका वैल्यू हो गया AC, कंपोनेंट का वैल्यू हुआ AC एंड दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर P cos, और दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल होता है. इसी तरीके से अगर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर Q ऑन वेक्टर P चाहिए, जिसका कंपोनेंट चाहिए, प्रोसेस सेम रहेगा. लेकिन इस फॉर्मूले को देख के हम लोग गेस कर सकते हैं. ये आया P cos थीटा. जिस वेक्टर का कंपोनेंट लेना हो उसका मॉडुलस ले लीजिए cos, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो एंगल तो चेंज नहीं हुआ, तो ये cos थीटा ही रह गया. दिस इज Q cos थीटा. दिस इज हाउ वी टेक कंपोनेंट्स. किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट निकालना हो या किसी लाइन पे कंपोनेंट निकालना हो, तो दिस इज द वे. Q वेक्टर की लंबाई बहुत ज्यादा है, मैंने ये फॉर्मूला देख के आपको बताया कि ऐसा लिख लेंगे, लेकिन सही में ऐसा ही करना चाहते हैं परपेंडिकुलर के बीच का डिस्टेंस, तो क्या करना पड़ता है? वेक्टर P को पीछे एक्सटेंड कर दीजिए. मान लीजिए Q वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो वेक्टर P को एक्सटेंड कर दीजिए, लंबाई कम पड़ रहा है तो, और फिर Q के एंड पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे. यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे वेक्टर P के ऊपर, तो इस पॉइंट से F से लेके G तक, F से लेके G तक, ये हुआ Q cos. अगर लंबाई कम पड़ रही है तो हम लोग उसको एक्सटेंड कर देंगे. यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और दूसरे एंड से यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, तो F से लेके G तक जो आया डिस्टेंस, दिस इज FG. वहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और दोनों परपेंडिकुलर के बीच का डिस्टेंस, पहला परपेंडिकुलर ये है, दूसरा परपेंडिकुलर ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये रहा Q cos थीटा. हमेशा कंपोनेंट इसी तरीके से निकला, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहें या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट कहें. कोई वेक्टर है, वेक्टर P, ये एंगल है थीटा, तो इसका एक्स एक्सिस पे अगर कंपोनेंट चाहिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहीं पे रह जाएगा, बिकॉज दिस एंड इज tail of the vector P is already in contact with x axis. Other head of the vector P is far away, तो वहां से परपेंडिकुलर डालें. जैसा मैंने यहाँ रूल बताया कि इसके दोनों एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो. x कंपोनेंट चाहिए तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, y कंपोनेंट चाहिए तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो. तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही रह जाएगा. तो इस फॉर्मूले से चलें, इट इज P cos थीटा. y कंपोनेंट चाहिए तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए. दिस डिस्टेंस इज P sin थीटा. इसको शॉर्ट में हम लोग Px लिखते हैं, इसको शॉर्ट में Py लिखते हैं. Px stands for x component of vector P, Py stands for y component of vector P. तो x और y दोनों कंपोनेंट हो गए. रिप्रेजेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ टू डायमेंशनल वेक्टर. तो ये xy प्लेन में ये वेक्टर P है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज वेक्टर P. वेक्टर P is lying in xy plane. वेक्टर P is AB वेक्टर. तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो तरीका हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ट्राइंगल एबीसी में अगर ट्राइंगल लॉ लगा दिया जाए, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ, इन ट्राइंगल एबीसी, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ वी कैन राइट वेक्टर AB इक्वल्स वेक्टर AC प्लस वेक्टर CB. ट्राइंगल लॉ, वेक्टर AC ये हो गया, वेक्टर CB ये हो गया. यहीं पे एक बार मैं ट्राइंगल लॉ भी बता दे रहा हूँ, हाउएवर यू नो, फिर भी यहाँ पे बता रहे हैं. देखिए ट्रायंगल लॉ कैसे चालू हुआ. ये वेक्टर AB है, दिस इज वेक्टर BC एंड दिस इज वेक्टर C. तो अगर तीनों वेक्टर को ऐड कर दिया जाए, AB प्लस BC प्लस CA,
तो आरएचएस में क्या आना चाहिए? आरएचएस में इन तीनों वेक्टर्स को अगर ऐड कर दें, वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आरएचएस इज हाउ मच? बताइए एनीवन? राइट साइड में क्या होगा? सही बोले, 0 हो जाएगा, बिकॉज ए से स्टार्ट हुआ, ए बी में बी सी को जोड़ दिया, फिर सी ए को जोड़ दिया, फिर वहीं आ गए, तो जहां से स्टार्ट किए फिर वहीं पहुंच गए। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं लिखा है। बुक्स में कैसा लिखा है कि दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ए बी है इस डायरेक्शन में और ए सी प्लस सी बी इस डायरेक्शन में। ए बी ये डायरेक्शन हुआ क्लॉकवाइज और ए सी प्लस सी बी ऐसे गए तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो बुक्स में क्या डेफिनेशन लिखा है ट्रायंगल लॉ का? इन अ ट्रायंगल इफ टू वेक्टर्स आर एडेड इन वन सेंस यानी इन वन डायरेक्शन, देन इट इज इक्वल टू थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन। मगर ये भी ट्रायंगल लॉ है, ये भी ट्रायंगल लॉ है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ए बी प्लस बी सी को लिख सकते हैं माइनस ऑफ सी ए, एंड माइनस ऑफ सी ए बिकम्स प्लस ए सी। माइनस साइन हटा देंगे तो ये ऑर्डर बदल जाएगा, क्योंकि ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर के बराबर होता है। तो इसके हिसाब से अगर चलें अब, तो नाउ इक्वेशन इज ए बी प्लस बी सी इक्वल्स ए सी। यही इक्वेशन, इस टाइप का इक्वेशन आ गया। इसके हिसाब से डायग्राम बनाए तो ऐसा बनेगा, देखिए ए बी प्लस बी सी, दिस इज ए बी एंड दिस इज बी सी, और ये है ए सी, तो दिस इज ए सी। इस इक्वेशन को ये ट्रायंगल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी ट्रायंगल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज आल्सो ट्रायंगल लॉ, दिस इज आल्सो ट्रायंगल। उसके अलावे अगर ऐसा कर दें, ए बी प्लस बी सी में हम बी सी को ही उस साइड कर दें, ए बी प्लस सी ए इक्वल्स माइनस बी सी। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ए बी वेक्टर we can also write it as CA vector plus AB vector, this is equal to CB vector। माइनस BC को माइनस CB लिख दिया। अब इसके हिसाब से डायग्राम अगर बनाए तो देखिए कैसा हो जाएगा। CA, this is CA vector, AB, this is AB vector, CB, this is CB vector। यहाँ भी देखिए वही बात है, CA plus AB, this is added in clockwise sense, that is equal to third side CB in anti-clockwise sense। This is also triangle law, this is also triangle law। तो ट्रायंगल लॉ को रटना नहीं है, समझना है। स्केलर फॉर्म में ये होता है, दिस इज ओनली पॉसिबल इन वेक्टर फॉर्म, कि तीन साइड होता है ट्रायंगल का और बीच में इक्वल साइन होता है। जबकि किसी भी ट्रायंगल में स्केलर फॉर्म में अगर हम लोग साइड्स को कंपेयर करें तो दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा। बी प्लस सी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, मगर वेक्टर में कभी भी ग्रेटर देन या लेस देन नहीं है, ऑलवेज इक्वल टू। देखिए एवरीवेयर इक्वल टू दैट। तो इसी ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल यहाँ किया गया। तो आपको डायग्राम देके, वैसा भी डायग्राम देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये ट्रायंगल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, ये डायग्राम है। ये डायग्राम देख के पूछा जा सकता है कि दिस इक्वेशन ट्रायंगल लॉ को बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्रायंगल लॉ है कि नहीं है। तो कोई सा भी इक्वेशन मिले, आप डायग्राम बना के मैच कर लीजिए कि ट्रायंगल लॉ के हिसाब से है कि नहीं है। इसी तरीके से पैरेललोग्राम लॉ भी, उसमें क्या बोला गया है पैरेललोग्राम लॉ में, कि दो वेक्टर अगर टेल टू टेल एक जगह पे हो, वेक्टर P and Q, if they are joined with their tail at one point, then with the help of these two vectors we can construct a parallelogram। P वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर हो गया P, और Q वेक्टर के पैरेलल ये वेक्टर हो गया वेक्टर Q। then its diagonal represent resultant vector। ये है पैरेललोग्राम। this diagonal is R, then R is P plus Q also and Q plus P also। तो ये भी ट्रायंगल लॉ ही है। देखिए
आप ऊपर वाला ट्राइंगल यूज करेंगे अगर अपर ट्राइंगल, तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से Q प्लस P शुड बी इक्वल टू R, Q प्लस P इक्वल्स R। और लोअर ट्राइंगल यूज करेंगे अगर ये वाला, तो इसमें P प्लस Q इज इक्वल टू दिस वेक्टर, P प्लस Q इक्वल टू R। तो दोनों R है, Q प्लस P भी और P प्लस Q भी, वही यहाँ लिखा है। रिजल्टेंट वेक्टर इज डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, जो कि ट्राइंगल लॉ से क्लियर है। तो ये इसमें दो ट्राइंगल बना है, यानी दो बार ट्राइंगल लॉ लगाइए, देन वी कैन गेट दिस रिजल्ट। सब इनडायरेक्टली सेम है, और जब ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है, P प्लस Q करें या Q प्लस P करें, R ही रहेगा। तो इस रूल को हम लोग कम्यूटेटिव रूल बोलते हैं। कम्यूटेटिव रूल यानी एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव इन नेचर। वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव इन नेचर होता है। तो इसी का एक्सटेंशन है, जनरलाइज्ड फॉर्म है पॉलीगन लॉ, वो भी यहाँ पे समझ लीजिए। पॉलीगन लॉ के जैसे देयर आर मेनी वेक्टर्स गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप ऐसा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। मान लीजिए सारे वेक्टर ए से लेके जेड तक, या हंड्रेड्स ऑफ वेक्टर्स आर गिवन, दिस इज ओरिजिन। सपोज वेक्टर ए इज गिवन इन द डायग्राम, और वेक्टर ए ऐसा है, फिर वेक्टर बी ऐसा है, वेक्टर सी ऐसा है, और वेक्टर डी इस तरीके का है, वेक्टर ई ऐसा है, एंड सो ऑन। एन नंबर ऑफ वेक्टर्स आर गिवन। तो ऐसे जोड़ते जोड़ते लास्ट में फर्स्ट वेक्टर का जो टेल था ओरिजिन पे रहेगा, और लास्ट वेक्टर का जो हेड है, दोनों को अगर मिला दिया जाए। पॉलीगन लॉ में यही बताया गया कि यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ सीक्वेंस, देन ओरिजिन से फाइनल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, यही कहलाएगा रिजल्टेंट। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, करते करते यहाँ तक ई तक। इसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ वेक्टर्स हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर r1 विल बी गिवन एज a प्लस b प्लस c प्लस अप टू n वेक्टर्स, n टर्म्स। सबको जोड़ने का तरीका है। एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड इन दिस फैशन। जो पहले आएगा उसको पहले लिखिए, उस वेक्टर का टेल यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल आ जाएगा, फिर दूसरे वेक्टर के हेड पे तीसरे वेक्टर का टेल आ जाएगा, एंड सो ऑन। एंड रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय joining origin with head of the final vector. This is the resultant. तो ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, आप ठीक से अगर ध्यान दें तो कोई अंतर ही नहीं है, सब एक जैसा। आप ये समझें कि ये सब लॉ जो हैं इनडायरेक्टली सेम है। तो मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म पॉलीगन लॉ हुआ, फिर इससे थोड़ा पीछे आए तो पैरेललोग्राम लॉ हुआ, उससे भी छोटे में आए तो ट्राइंगल लॉ हो गया। तो इस ट्राइंगल में ए बी वेक्टर जो है वही वेक्टर पी है। हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर पी इक्वल्स ए सी प्लस सी बी। और ए सी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर। सिमिलरली सी बी वेक्टर को भी सी बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर। तो ये कैंसिल होकर फिर ए सी हो जाएगा। लेकिन इससे क्या फायदा हुआ, ए सी वेक्टर को ए सी से डिवाइड करने से इट बिकेम यूनिट वेक्टर ए सी कैप इंटू ए सी। ये हो गया सी बी कैप इंटू सी। एसी कैप देखिए, एसी का डायरेक्शन ये है, एसी कैप इज यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। सी बी कैप इन दिस डायरेक्शन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो जे कैप। ये क्वांटिटी आई कैप हो गया, ये क्वांटिटी जे कैप हो गया। सो आई कैप इंटू ए सी प्लस जे कैप इंटू सी बी, ऐसा हो गया। यानी वेक्टर पी को लिख सकते हैं ए सी इज, दिस इज ए सी, CB is PY. So this is PX into I and this is PY into J. PX को फर्दर P cos थीटा लिख सकते हैं और PY को P sin थीटा लिख सकते हैं। So P sin थीटा into J.
तो यही दो तरीके हैं टू डायमेंशनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट का वैल्यू पी कॉस थीटा है, वाई कंपोनेंट का वैल्यू पी साइन थीटा। अब एंगल ये नहीं देके अगर ये दे दे, इसको अल्फा दे दे, तो ये पी कॉस थीटा के बजाय यही हो जाएगा पी साइन अल्फा, और ये पी साइन थीटा के बजाय ये हो जाएगा पी कॉस अल्फा। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि एक्स कंपोनेंट मतलब पी कॉस अल्फा ही होगा। कौन सा एंगल गिवन है इस पे डिपेंड करेगा। आप देखिए पी कॉस थीटा था, लेकिन 90 माइनस थीटा को 90 माइनस अल्फा लिखेंगे तो ये साइन अल्फा हो जाएगा। यानी ये एंगल दिया रहा है तो ये कॉस थीटा की जगह साइन आ जाए, साइन अल्फा। तो उसको भी रटना नहीं है, उसको भी समझना है कौन सा कंपोनेंट कैसे चेंज हो रहा है। तो इसी का एग्जाम्पल है कि कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है, एग्जाम्पल के लिए 2i माइनस 3j। आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ x पॉजिटिव, इधर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव, इधर x नेगेटिव। तो x कंपोनेंट +2 है और y कंपोनेंट -3। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा? x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट नेगेटिव, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट का वेक्टर है। इसको अगर डायग्राम में दिखाना हो तो हम लोग ऐसे दिखाएं, वेक्टर है, और इसका x कंपोनेंट ये रहा 2 यूनिट, और y कंपोनेंट यहाँ से ये रहा, दिस इज -3 यूनिट, क्योंकि नीचे की तरफ दिस इज -3 यूनिट, दिस इज +2 यूनिट। तो वेक्टर देख के हम लोग को पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। तो मैग्नीट्यूड ये लंबाई है, वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड मतलब ए बी लेंथ जो होता है AC² प्लस CB², ये आप जानते ही हैं, √PX² प्लस PY², क्योंकि AC जो है यहाँ से यहाँ तक दैट इज PX। और डायरेक्शन के लिए हम लोग tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है। तो tan थीटा हो जाएगा दिस हाइट बाय दिस बेस, यानी PY/PX। इसलिए थीटा हो जाता है tan इनवर्स PY/PX। तो मैग्नीट्यूड यहाँ से निकल जाता है और डायरेक्शन यहाँ से निकल जाता है। वेक्टर P का मैग्नीट्यूड हो गया √PX² प्लस PY²। तो ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। यहाँ पे आप लोग को मालूम ही है, इन 3D वेक्टर अगर है तो उसका मैग्नीट्यूड P का मैग्नीट्यूड अगर तीनों कंपोनेंट है तो PX² प्लस PY² प्लस PZ², ऐसा हो जाता है। और उस केस में उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं PXI प्लस PYJ प्लस PZK। 3D वेक्टर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे बाद में। जैसे 2D वेक्टर है वैसा ही 3D वेक्टर में एक एक कंपोनेंट इंक्रीज हो जाएगा, इतना ही फर्क है। रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर। वेक्टर P और Q से एक पैरेललोग्राम बन गया, डायगोनल उसका रिजल्टेंट हो गया P प्लस Q, और ये वेक्टर Q है, इसका कंपोनेंट P वेक्टर पे चाहिए, तो P वेक्टर को आगे एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये Q cos थीटा हो गया, ये Q sin थीटा हो गया। अब इसका डायगोनल का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मॉडुलस आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। तो tan अल्फा का जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया, फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल दिस हाइट बाय दिस बेस, इतना आया। उसी तरीके से tan बीटा का भी वैल्यू इस रिजल्ट को देख के हम लोग लिख सकते हैं, tan बीटा इक्वल, आप में से कोई भी बताइए कितना होगा। आपने बताया tan बीटा इक्वल P sin थीटा बाई Q प्लस P cos। बिल्कुल सही है। सिर्फ ये कंपेयर करना था कि जिसके साथ ये एंगल होता है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ आता है, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाकी जगहों पे होगा, एंड sin थीटा बाई cos थीटा।
तो जैसे tan अल्फा वैसा ही tan बीटा, जिसकी जब जरूरत पड़ेगी हम लोग लिख सकते हैं। तो थीटा 0 पे मैक्सिमम इतना आ गया, थीटा पाई पे मिनिमम वैल्यू इतना आ गया, यानी रिजल्टेंट का वैल्यू कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा इतना होता है। तो इसको एक साथ अगर लिखें तो लिमिट्स ऑफ आर, यानी आर का क्या रेंज है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, P माइनस क्यू और P प्लस क्यू के बीच में रहेगा। यहाँ देखिए मॉड लगा है, यहाँ मॉड लगाने की जरूरत। तो ये काम का रिजल्ट है जिसकी मदद से कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। और जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी एंड प्लस क्यू का रिजल्टेंट वेक्टर आर था, अभी हम लोग को पी एंड माइनस क्यू का चाहिए, तो इसको R1 मान लीजिए आप। R1 इज पी माइनस क्यू और वेक्टर पी प्लस माइनस ऑफ वेक्टर क्यू, दिस इज R1। तो जैसे ये p प्लस क्यू था वैसे ये p प्लस एक नया वेक्टर है माइनस क्यू इज हियर, p इज हियर। दोनों के बीच में एंगल पहले थीटा था p और q के बीच में, हमें p और माइनस क्यू है, तो एंगल हम लोग का है पाई माइनस क्यू। p और q का रिजल्टेंट r था, p और माइनस q का रिजल्टेंट R1 है इधर। दिस R1 दिस इज इक्वल टू p माइनस q। r और p का एंगल अल्फा था दोनों के बीच, हम लोग अभी ले रहे हैं वेक्टर p और R1 के बीच का एंगल ये वाला हम लोग कुछ और मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं। तो जैसा अल्फा का फॉर्मूला था वैसा ही फाई का फॉर्मूला है। अब वैल्यूज कैसे लिखेंगे वो देखिए, हाउ टू गेट दी अदर वैल्यूज। p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट r कैसे निकला था, p प्लस क्यू का रिजल्टेंट r का मैग्नीट्यूड कैसे निकला था, वैसे ही p माइनस क्यू का रिजल्टेंट R1 का वैल्यू कितना होगा, पिछले रिजल्ट के आधार पे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने लिखा कि r वेक्टर का मैग्नीट्यूड था magnitude of vector p square magnitude of vector q square 2 times modulus of p modulus of q cos theta, यही वैल्यू हो जाती है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos। बिल्कुल इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। R1 मॉडुलस, फर्स्ट वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर इज माइनस क्यू, इसका मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉडुलस ऑफ सेकेंड वेक्टर कॉस, और दोनों वेक्टर p एंड q के बीच का एंगल यहाँ आया था, यहाँ p और माइनस क्यू, p और माइनस क्यू के बीच का एंगल यहाँ पाई माइनस थीटा है, यही ध्यान देना है। फर्क सिर्फ यहाँ पे पड़ा, यहाँ थीटा था, यहाँ पाई माइनस। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर R1 वेक्टर इक्वल, और ये माइनस क्यू की वजह से यहाँ माइनस नहीं डाल रहे हैं, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है, इसलिए माइनस यहाँ से आ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस। तो 2pq cos थीटा, तो दोनों में फॉर्मूला सेम रहता है, यहाँ माइनस आ जाता है। स्टूडेंट समझते हैं कि ये वाला माइनस यहाँ इसकी वजह से आ रहा है, एंगल की वजह से आ रहा है। तो ये आपको ध्यान में कि p प्लस क्यू के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना और p माइनस क्यू के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना। और जैसे हम लोगों ने tan अल्फा का फॉर्मूला लिखा था, बिल्कुल उसी तरीके से tan फाई का फॉर्मूला लिखा था कि जिसके साथ ये एंगल होता है उसका मॉडुलस यहाँ लिखिए, p के साथ फाई एंगल है तो इसका मॉडुलस है, सेकेंड वेक्टर का मॉडुलस यहाँ और यहाँ, ऊपर में साइन और नीचे में कॉस। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता था, ये थीटा है, यहाँ पे थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे करेंगे साइन पाई माइनस थीटा और यहाँ करेंगे कॉस पाई माइनस। ये देखिए मैग्नीट्यूड है, तो tan फाई का वैल्यू हो गया, माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू ही होता है, साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, वेक्टर p का मॉडुलस p, क्यू का मॉड माइनस क्यू का मॉडुलस तो क्यू ही रहेगा, लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है, इसलिए माइनस क्यू कॉस। तो जैसे मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया
उसी तरीके से आपको याद रखना है। देन ओनली जब जरूरत पड़ेगी तब आप ये फॉर्मूला लिख पाएंगे। अगर आप इस तरीके से समझेंगे नहीं तो नहीं याद रहेगा। माइनस होगा, देखिए tan गामा में इस रूल से चलें, गामा इज एंगल विथ माइनस क्यू, तो माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड यहाँ प्लस सेकेंड वेक्टर वेक्टर पी वेक्टर पी, एंगल तो चेंज नहीं हुआ है, पाई माइनस थीटा ही है, तो साइन पाई माइनस थीटा बाई कॉस पाई माइनस। देखिए जैसा मैंने यहाँ किया है बिल्कुल वही काम यहाँ कर रहे हैं। जिसके साथ ये एंगल होता है उस वेक्टर का मॉडुलस यहाँ आता है, और जो दूसरा वेक्टर बच गया उसका मॉडुलस यहाँ आता है। बाकी एंगल में थोड़ी कोई चेंज, पाई माइनस थीटा पहले भी था, अभी भी है, तो tan गामा की वैल्यू आ गई p sin थीटा बाई q माइनस p cos थीटा। दिस इज द आंसर। तो आपको अल्फा बीटा गामा पाई किसी की भी जरूरत पड़ सकती है प्रॉब्लम्स करते वक्त, तो इसको इस तरीके से समझ के याद रखना जरूरी है।